हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा है जिसमें हमने CUET क्या है और उसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी बात की है। और अगर आपने नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पे जाके देखिए और समझिए कि CUET क्या है और क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि अगर आप समझ पाएंगे किस लिए किया है, उसी के बाद आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे डोमेन स्पेसिफिक, और आज हम जिस डोमेन की बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री। कि हिस्ट्री की कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए CUET 2023 के लिए, आप किस तरीके से प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट करें कि आपका जो CUET में अच्छा परसेंटाइल आप स्कोर कर सके। अब किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि जो हमें करनी है कि कहाँ से हम उसको पढ़ेंगे, वो रेफरेंस, वो सोर्सेज हमारे क्या रहेंगे। दूसरा हमारा रहता है कि सिलेबस। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका सिलेबस सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, पॉलिटी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी डोमेन है जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, सबसे पहले उसके सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, अपने साथ रखिए और जब भी आप उसको पढ़ रहे हैं उसको बार बार देखते रहिए कि सिलेबस में क्या दिया गया है। अगर आप सिलेबस से स्टिक रहेंगे, सिलेबस को देखते रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि टॉपिक्स अगर आपके माइंड में रहेंगे ना, तो आप हमेशा एक रिवीजन कर सकते हैं छोटा सा कभी भी अपने माइंड में कि ये टॉपिक आ रहा है, अच्छा इसमें मैंने क्या पढ़ा था। तो प्लीज़ सबसे पहले सिलेबस जो है उसको याद कीजिए। कुछ भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले, कोई भी टाइम टेबल बनाने से पहले सबसे पहले सिलेबस को देखिए, उसको याद कीजिए। एक वॉल पे चिपका लीजिए, आप चाहे तो वहाँ पेस्ट कीजिए, उसको देखते रहिए कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। अब इतना तो आपको पता होगा कि भाई जो ये आपका MCQ फॉर्मेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, MCQs फॉर्मेट का आपका ये एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसी तरीके से आपको चीज़ें जो हैं पढ़नी होंगी, समझनी होंगी। बात करें हम हिस्ट्री की, तो आप NTA की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सिलेबस, जहां आप MCQ के बारे में बताया गया है, जहां एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है, वहां लिखा है MCQs बेस्ड ऑन NCERTs ओनली उन्होंने बोला है MCQs बेस्ड ऑन NCERTs ओनली, यानी कि हमारा जो सबसे पहला जो मेजर सोर्स रहेगा प्लस बेसिक और मेजर दोनों हमारा रहेगा हमारी NCERTs। चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले हम उनकी NCERTs जो 12th में हमारी NCERTs हैं उनको थरोली कवर करेंगे, अपने नोट्स बना के कवर करेंगे, प्रॉपरली प्लान करके कवर करेंगे। चाहे MCQ फॉर्मेट में आप कीजिए अगर आपको ईजी लगता है, चाहे आप खुद के नोट्स बनाइए जैसे आपको ईजी लगता है, उस तरीके से हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं, अपनी NCERTs करने वाले हैं। जिसमें नंबर 1 रहेगा आपका एंशिएंट इंडिया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट इंडिया, देन योर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड देन योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो जो इस बार का आपका 2022 का पैटर्न था उसमें आपके एंशिएंट एंड देन योर मॉडर्न, इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये प्रायोरिटी ना सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि CUET देखो आपके लिए नया है, सबके लिए नया है। अगर आप सोचते हो भाई ये नया है, इसमें क्या आ सकता है, तो आपके साथ लगभग जो 14-15 लाख स्टूडेंट्स हैं सबके लिए नया है। ठीक है, तो हम चीज़ें, वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनसे ही प्रैक्टिस करना, अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारी NCERTs, इसमें बिल्कुल भी ये पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो नया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब नहीं करना है। सबसे पहले उठो, अपनी NCERTs को देखना स्टार्ट करो। उसके बाद सिलेबस, मैंने बोला सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनी बना पाओगे। प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप अगर सिलेबस समझेंगे, उसी के बेस पे आप अपनी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि आपको किस तरीके से जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें हम बात करें तो जो हमारी तीनों बुक्स हैं, हमारी जो तीनों NCERTs हैं, उसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं हमारे। जैसे सबसे पहले हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखना कि मैप्स,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी थी, सबसे पहले कौन सी सिटी एक्सकेवेट की गई, ये पढ़ते पढ़ते हम साइड में अपनी बुक के साइड में मार्क कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स पे लिख सकते हैं, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स अपने बना सकते हैं। सेकंड इज अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो हमारे अशोका, गुप्ता, ये सब डायनेस्टीज जो हैं, हमारे जो एम्पायर हैं, उनको कवर करती है। ये आपके एंशिएंट इंडिया का चैप्टर नंबर 2 है। थर्ड इज योर सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग महाभारत। महाभारत तो भाई सबने पढ़ी है, ठीक है, सबने सीरियल देखा है महाभारत। तो उसके बाद में उस वक्त की सोसाइटीज़ कैसी थी, ये चैप्टर बेसिकली उसके बारे में है। तो उसमें से देखेंगे क्या हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड अबाउट सांची स्तूपा। अब देखो इसमें सांची स्तूपा क्लियरली मेंशन है, तो देखना सांची स्तूपा किसके टाइम पीरियड में बनाया गया, ठीक है, कहाँ डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, ठीक है, कैसे कंडीशन में डिस्कवर किया। जो जो कीवर्ड्स हैं सिलेबस के, जैसे ये यहाँ हमारा सांची स्तूपा हो गया, या फिर फर्स्ट सिटीज़, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़ ऑफ हरप्पन आर्कियोलॉजी, तो जो हमारी हरप्पन सिटीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो हैं हमें वो ध्यान रखने हैं। जैसे इस टॉपिक में इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमें बोला गया है, तो भाई कौन से इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ठीक है, कौन से एम्परर के अंडर, जैसे समुद्रगुप्त के अंडर आया हमारा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति बोलती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें अपनी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज योर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, ट्रैवलर्स अकाउंट, ठीक है, तो जो ट्रैवलर्स, बहुत सारे ट्रैवलर जो हैं इंडिया आए थे, कौन सी कंट्री से आए थे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। देन इट इज़ योर अबाउट योर हम्पी सिटी, विजयनगर एम्पायर, वो देखना है हमें। नेक्स्ट आयन अकबरी एंड एग्रेरियन रिलेशन, की उस टाइम पे मुगल सल्तनत के टाइम पर एग्रेरियन सोसाइटी कैसी थी, वो करेंगे। नेक्स्ट इज योर द मुगल कोर्ट एंड द क्रोनिकल्स, ठीक है, तो किसने कौन सा जो है क्रोनिकल लिखा, कौन उसका ऑथर था, कौन से एम्परर के अंडर लिखी गई। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो भी सिलेबस में लिखे पहले उनको समझ लेंगे। नेक्स्ट इज योर भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है कि कौन सा सेंट कब इंडिया आए, कौन सा सिलसिला उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, उस सब की इसमें बात करेंगे। फिर आते हैं हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, विच इज़ कलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। तो इसमें जो भी रिपोर्ट्स हमें दे रखी होंगी एक बार देखेंगे कि उस टाइम पर कौन सी ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। जैसे इस चैप्टर में आपकी 5th रिपोर्ट है, तो 5th रिपोर्ट का हम देख लेंगे कि कौन से ईयर में आई है, किसके अंडर इंट्रोड्यूस की गई, किसने इंट्रोड्यूस की, ऐसी सब चीज़ें। नेक्स्ट इज योर महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज, इट इज़ अबाउट फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट, उनके अंडर कौन से मूवमेंट हुए, जैसे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया, तो उन सब मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट लीडर्स क्या थे, इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, ये सब हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 या फिर आपकी 1857 की क्रांति, ठीक है, उसके बारे में भाई इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या थे, क्यों मूवमेंट हुए, क्या कंडीशंस थी, ब्रिटिश ने कैसे सप्रेस किया, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट इज योर पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। अब हमें ये तो पता है कि आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो वो पार्टीशन कैसे हुआ, कौन से कंडीशंस थी उस टाइम पर, उसके बारे में। नेक्स्ट इज कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स, कि जब ब्रिटिश आए थे तब मोस्टली इंडियन सोसाइटी वाज रूरल, तो उन्होंने आके कुछ सिटीज़ डेवलप की, वो कौन सी सिटीज़ हैं, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किस किस ने क्या क्या प्लानिंग की, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। एंड लास्टली इज द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, किसने ड्राफ्ट किया, कहाँ से कौन सी चीज़ उठाई गई, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। अब जब आप सिलेबस समझ लेंगे तो उसके बाद अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ठीक है, स्ट्रैटेजी में कि भाई हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री, हम हिस्ट्री जो हमारे सिलेबस है इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन बेसिक्स, और बेसिक्स हमारे क्या हैं, हमारी NCERTs हैं। अगर आप NCERT पे फोकस करेंगे, एक बार आप NCERT पूरा खुद के नोट्स में बना के पढ़ लेंगे तो आपको उससे ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट फिर कुछ भी नहीं लगेगा। तो NCERTs जो हैं हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से कवर करनी है। तो नेक्स्ट इज़ योर मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, यानी कि उन्हीं NCERT से आप खुद के नोट्स बनाएंगे।
एग्ज़ाम टाइम क्या होता है कि अगर परसों आपका एग्ज़ाम है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एनसीईआरटी ले रहे हैं, उसको पढ़ने बैठ गए और आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उस टाइम आप जितना अपना हैंड रिटन नोट्स लिख पाएंगे, उसको रिवाइज कर पाएंगे और ईजी लगेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज रिविजन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 बुक है हिस्ट्री की, 10 दिन में ये, 10 दिन में दूसरी कंप्लीट करेंगे और थर्ड जो है और 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो 1 महीने में हमारी हिस्ट्री कंप्लीट, रिवाइज कुछ भी नहीं किया। तो लेट मी टेल यू, इससे आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। तो रिविजन जो है, रिविजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, रिविजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा रिविजन, उतना ज़्यादा आप अपना परफेक्ट परसेंटाइल के पास पहुंचते जाएंगे। तो रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिविजन आप इजीली कैसे कर सकते हैं, बार बार बुक खोल के बैठोगे ना तो उतना ही टाइम जाएगा और ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, और इससे अल्टीमेटली आप खुद को बर्डन करते जाओगे कि भाई एंजाइटी हो जाएगी कि कुछ भी प्रिपेयर नहीं हमारा। तो रिविजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेक योर हैंड रिटन नोट्स। अपने खुद के नोट्स बनाओ। 1 हफ्ते में एग्जाम है, 10 दिन में एग्जाम है, अगर खुद के नोट्स बनाए ना तो आप उसको 10 बार भी रिवाइज कर सकते हो, और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ही चीज़ें आपको याद आएंगी। एंड लास्टली, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स। जो लास्ट ईयर के आपको कुछ भी सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, मॉक पेपर्स मिलते हैं, कहीं से भी आपको मिलते हैं, तो उनको देखिए, उनको एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, उस चैप्टर में पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये सब जब आप एनालाइज कर लेंगे तो पढ़ते वक्त आपके लिए भी इजी रहेगा कि भाई ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। करना सब कुछ है, जितना सिलेबस में मेंशन है करना सब कुछ है, लेकिन प्रायोरिटाइज करके। ठीक है, कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ा हम पहले करेंगे, जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है उसको हम बाद में करेंगे। बट अभी भी हम ऐसे क्लासीफाई नहीं करेंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये कम इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है, क्या पता नेक्स्ट ईयर जो टॉपिक से कम क्वेश्चन है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, सारी चीज़ों को हम इक्वल रखेंगे। बट एक बार एनालिसिस ज़रूर करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का कि उसमें हमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ना कोई भी चैप्टर जब हम कंप्लीट करेंगे, लास्ट में जो भी हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको ईजिली कैसे रखेंगे। सबसे पहले समरी स्कैफोल्डिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो भी चैप्टर के मेन टॉपिक्स रहेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, या फिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उसके सल्यूशन हो सकते हैं, तो इसके नाम नोट्स बना लेंगे जो बाद में रिविजन के टाइम पर काम आएंगे। सेकेंड इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने अभी बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट डिफ्रेंशिएट मत करना कि भाई इस टॉपिक से तो एक ही क्वेश्चन आया, इसको छोड़ के चला जाता हूँ। छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन करना सब कुछ है। सबसे पहले जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए वो कर लेंगे, उसके बाद जिससे कम आए थोड़ा थोड़ा हम उसको करते चले जाएंगे। थर्ड इज योर मैप्स। जैसे हड़प्पा हुआ, अशोका के इंस्क्रिप्शंस हुए, या फिर कॉलोनियल सिटीज़ जो हुई, तो ये मैप से ना अगर आप एक बार चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हो तो चीज़ें जो हैं ईजी हो जाती हैं। आप मैप्स के थ्रू उन्हें ईजिली देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे उसका आप इन्फोग्राफिक या कार्टून इन्फोग्राफिक के थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें ईजिली याद रहें जो भी टॉपिक आपको टिपिकल लग रहा है। एंड लास्टली इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आफ्टर एवरी टॉपिक, यानी कि हर टॉपिक के बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोगों को वैसा ही याद रहे, वो चीज़ें उसी फॉर्म में याद रहें जो हमसे एग्ज़ाम में डिमांड की जा रही हैं। और एग्ज़ाम में हमसे MCQ फॉर्मेट, ठीक है, MCQ बेस्ड आपका एग्जामिनेशन है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही उसको प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, तो रियल टाइम में आपको जो है चीज़ें अपनी ईजी लगेंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।